नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हरियाणा आज में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। भाजपा अपने उम्मीदवारों को लेकर फोकस कर रही है कि किसे टिकट देना है, किसे कहां से अपना उम्मीदवार बनाकर उतारना है। हमारे साथ में महेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आखिर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या ऐसे स्ट्रेटेजी होगी पार्टियों की जो इस बार मुकाबला कड़ा जो कहा जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और जेजेपी और बहुजन समाज पार्टी जो गेम कर रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको भी बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए महेंद्र जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा आज में। जी धन्यवाद अल्फराज। पहला सवाल सर, सबसे पहला मेरा यही है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में हरियाणा में उतर सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं अगर एक साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करते हैं हरियाणा में? तो देखिए अल्फराज, ये चर्चाएं काफी दिनों से चल रही हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल हो सकता है। ये संभावनाएं इसलिए उठी हैं क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में ऐसा तालमेल हुआ था। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट थी उनको दी थी। अब उसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं। क्योंकि देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा के 7 जिले हैं जिनमें पंचकुला, अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, ये इनकी सीमाएं जो है पंजाब से लगती हैं। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ रिफ्लेक्शन हरियाणा के इन 7 जिलों पर हो सकता है। तो इसी उसको देखते हुए कांग्रेस शायद उनके साथ किसी तरह का तालमेल कर सकती है, ऐसी संभावना है। दूसरा ये है कि चंडीगढ़ में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे उस समय भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर जो है कंटेस्ट किया था और वो अपना मेयर बना पाए थे। तो ये सहयोग की जो दोनों में तालमेल है वो कुछ ना कुछ दोनों पार्टियों को फायदा अभी तक मिला है। और जहां तक बात है कि मौजूदा जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा की जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए जो वोट बैंक है, जो बीजेपी के खिलाफ जाकर जो वोटर वोट करना चाहता है या बीजेपी से नाराजगी है उनकी, तो उनके पास विकल्प जो बचते हैं उनमें एक विकल्प आम आदमी पार्टी का भी है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी का भी विकल्प है। तो कांग्रेस के नेता शायद इसी नुकसान को भांप रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है जो लोग सरकार के खिलाफ वोट करना चाहते हैं उनके पास एक विकल्प होगा और जो वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा वो कांग्रेस के पास आ सकता है। तो यही वजह है कि शायद ये तालमेल बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर विचार किया जा रहा है कि तालमेल में ये आम आदमी पार्टी को दी जाएंगी। जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बातचीत की जा रही है। आम आदमी पार्टी की जो डेलीगेट्स हैं वो मिले हैं इस विषय को लेकर कि किस तरह से तालमेल बिठाया जा सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ी थी तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग टांडा, वो उनकी पहले से चर्चा थी कि वो कलायत से चुनाव लड़ सकते हैं और इस तरह का तालमेल बैठता भी है। ये 3-4 सीटें यदि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं जो काफी समय से काम कर रहे हैं उनको चुनाव लड़ने का अवसर दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव में जितनी मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी टिकट मांग रही थी, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को परे करके आम आदमी पार्टी को टिकट दे सकती है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी की हरियाणा में एंट्री की बात कही जा रही थी उसके कुछ अलग समीकरण थे और आम आदमी पार्टी के कुछ अलग समीकरण है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो अपना समीकरण साध रही थी वो मुस्लिम प्लस यादव जो अहिरवाल बेल्ट है हरियाणा की उसको लेकर समीकरण साध रही थी। हालांकि उसको ज्यादा कुछ तवज्जो कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली है क्योंकि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कुछ ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में समाजवादी पार्टी से ज्यादा प्रभाव है। आम आदमी पार्टी पहले चुनाव लड़ चुकी है हरियाणा में, तो यही वजह है कि कांग्रेस चाहेगी कि आम आदमी पार्टी के साथ वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन कर सकती है। जेजेपी को कैसे देखते हैं आप? दुष्यंत चौटाला लगातार एक कह सकते हैं कि विरोध जता रहे हैं, खासकर बीजेपी के साथ में या कांग्रेस के साथ में। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा दे।
किस तरीके से देखते हैं आप उनका ये बयान कि किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कोई मुझे हरा दे? देखिए, लोगों के ये इस तरफ तो कह रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो कटी पतंग की तरह उन्हें बताया गया है। देखिए, दुष्यंत चौटाला का जो ये बयान है, ठीक है कि इस तरह की परिस्थितियों में भी उनका मनोबल इतना मजबूत है और इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। हालांकि वास्तविक स्थिति उनको भी पता है कि जेजेपी कहाँ बची है। जो उनके 10 में से 7 विधायक उनको छोड़कर जा चुके हैं, 3 ही बचे हैं। और अब वो जिस तरह से बात करें, मैं कल भी उनका एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने एक छोटी सी कविता के माध्यम से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था, बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा था कि उनके 12 ऐसे नेताओं की उन्होंने तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर दिखाई थी कि नेताओं को बीजेपी अपने पाले में ले जा चुकी है। और ये भी तंज कसा था कि बीजेपी को 90 उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए जेजेपी से उधार के वो प्रत्याशी ले रहे हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा बयान उनका कोई पार्टी के लिए कुछ फायदेमंद रहने वाला नहीं है, क्योंकि उनको अपनी पार्टी की मजबूती की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि यदि इतने बड़े स्तर पर उनकी पार्टी से पलायन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी संगठन पर पार्टी के जो बड़े नेता जिनके हाथ में कमान है उनके ऊपर ये सवाल उठना तय कि वो अपने परिवार को, अपने कुनबे को क्यों नहीं संभाल पाए। क्योंकि 4.5 साल तक वो भी सरकार में रहे हैं, जब तक वो कोई इस तरह की बात नहीं आई थी, ना ही वो बीजेपी के खिलाफ बोले थे। लेकिन जैसे गठबंधन टूटता है उसके करीब 1 महीने बाद ही जो है विरोध के जो स्वर आए हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि तो जिस तरह से उनके पार्टी के विधायक ही सवाल उठा रहे थे दुष्यंत चौटाला पर, उनके परिवार पर, वही सब बात है कि वो अपनी पार्टी को संभालने में नाकाम रहे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में शायद जेजेपी उतना बेहतर कुछ नहीं कर पाएगी जैसा कि बड़ी वजह क्या लगती है आपको? जिस तरीके से एकदम अर्श से फर्श पर आ गई जेजेपी, एकदम कैडर इतना मजबूत हुआ करता था, अब वो जो विधायक है उनकी पार्टी से छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं इस विधानसभा में नुकसान देखने को मिलेगा। बड़ी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से इनेलो से अलग होकर जेजेपी का गठन किया गया था, उसके बाद जो हरियाणा का जो एक यूथ वर्ग है, एक बड़ा युवा वर्ग है, उसकी तरफ से जेजेपी को समर्थन भी मिला। किसानों की अनदेखी करना भी एक इसकी बड़ी वजह कही जा सकती है। इसमें कई मुद्दे हैं। सबसे पहले तो जो अपनी पार्टी के जो चुने हुए विधायक थे उनके साथ उनका तालमेल ठीक नहीं रहा। जब उनके विधायक ही मुखर होकर सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ बोलने लगे, उनके जिस तरह उनके मंत्रालय मिले, चाहे वो राम कुमार गौतम हो, चाहे वो देवेंद्र बबली हो, जब इन सब लोगों ने उनके विधायक रहते हुए भी उनके खिलाफ बोला तो जाहिर सी बात है विरोध उनके पार्टी के अंदर से शुरू हुआ और उसके बाद जो है सार्वजनिक मंचों तक ये पहुंची। तो वो पार्टी संभालने में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है कि 10 विधायक होते हुए भी आज उनके पास जो है 3 ही बचे हैं। उनमें से एक उनकी माँ है, एक अमरजीत टांडा है, बाकी 7 उनको छोड़ के परिवार में सीमित रहकर रह चुकी है। बात करें, कम ही वक्त बचा है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों में इतनी देरी क्यों लग रही है? क्यों टिकट देने में अभी तक इतनी देरी की जा रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, ये तो अभी जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप देख लीजिए कि जो बड़ी 2 पार्टियां हैं, बीजेपी या कांग्रेस हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो दिल्ली से फाइनल होंगे। हरियाणा में अभी ठीक है कि राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मा गर्मी इस समय दिल्ली में चल रही है, अभी वहां से जिन चेहरों पर पार्टी की मोहर लगेगी वो बड़ी बात रहेगी। अब दोनों ही पार्टियां हैं वो एक दूसरे की वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं कि पहले जो लिस्ट जारी कौन करता है। हर रोज मीटिंगों का दौर चल रहा है। आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, बीजेपी की भी बैठक होनी है। दोनों तरफ से बार बार कहा जाता है कि इतनी संख्या में हमने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, ये सूची जारी होगी। लेकिन आप देख लीजिए कि ये दोनों ही पार्टियां अभी एक दूसरे को देख रही हैं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी है कि पहले सूची कौन जारी करेगा, उस सूची के बाद जातीय जो आंकड़े हैं उनको साधा जाएगा कि किस सीट पर किस समीकरण से जिताऊ कैंडिडेट ढूंढा जा सकता है। उसके बाद दूसरी पार्टी जो है अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। नहीं तो ये मीटिंगों का दौर अभी 2-4 दिन और चल सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आ रहा है मैन जी कि बीजेपी अपना 10 साल के अंदर अपना कैडर इतना मजबूत नहीं कर पाई कि उससे दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाना पड़ रहा है। किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, ये सवाल खैर बीजेपी के जो तमाम जो
ये कहीं धरातल पर जो उनके वर्कर हैं, जिनको पन्ना प्रमुख, शक्ति प्रमुख, केंद्र प्रमुख या पालक जो कहा जाता है, उनकी पार्टी के संगठन का जो स्ट्रक्चर है, वो शायद अपने नेताओं से पूछ भी रहे होंगे कि जब उनका संगठन इतना मजबूत है, जिसका दावा किया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो जब विधायक का चेहरा चुनने की बात आती है या अपना उम्मीदवार चुनने की बात आती है, तब दूसरे जो पैराशूटर होते हैं, दूसरी पार्टियां छोड़कर आए होते हैं, उनकी तरफ क्यों देखा जाता है? ये नाराजगी केंद्रीय नेताओं की भी है, हरियाणा के संगठन के नेताओं के साथ, कि वो अपना संगठन यदि खड़ा कर पाए हैं तो उस संगठन से अब उम्मीदवार क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कई चेहरे ऐसे हैं, देवेंद्र बबली जो पूर्व मंत्री हैं, जेजेपी से विधायक थे, वो पहले कांग्रेस में जाते हैं, लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा के लिए वोट के लिए प्रचार भी करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती तब वो बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी सहर्ष उसको स्वीकार भी कर लेती है उनको। और अब ये बात चल रही है कि उनको टिकट भी टोहाना से दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो उस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, जो पार्टी संगठन के पदाधिकारी होंगे, उनको कहीं ना कहीं निराशा होगी कि पार्टी के खिलाफ जाकर भी जो काम करते हैं उनको भी इस तरह से इनाम भी दिया जा रहा है। मोहनलाल बड़ौली सूबे के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के तमाम कैडर संभालते हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा है, कहा जा रहा है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने खुद से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा। तो इसमें कहीं ना कहीं या उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही है बीजेपी ने, इसलिए नहीं, देखिए अल्फराज जी, ये ऐसा नहीं है। एक बीजेपी एक पैटर्न शायद वो उस पे फॉलो करती है कि वो एक व्यक्ति को एक पद तक सीमित रखती है, कि एक व्यक्ति को दो जिम्मेवारियां नहीं देती है। वो जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यदि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव मैदान में उतरेगा तो वो फिर अपने चुनाव पर फोकस करेगा, तो बाकी जो 90 सीट्स हैं वहां पर वो कैसे प्रचार संभालेंगे पार्टी का। तो इसलिए शायद यही होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे या लड़ने की इच्छा रखते होंगे, तो जो केंद्रीय संगठन है उनका उनकी तरफ से उनको इनकार किया गया होगा। और ये सिर्फ मोहनलाल बड़ौली नहीं, ऐसे कई नेता हैं जिनमें पूर्व सांसद संजय भाटिया भी हैं जो चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। संजय भाटिया को भी हरियाणा बीजेपी में एक बड़ा चेहरा माना जाता रहा है और सरकार में जिस तरह से उनका प्रभाव था, हालांकि बीते चुनाव में उनकी लोकसभा की टिकट जो है वो काट दी गई थी, तब से कयास थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी पार्टी दे सकती है। प्रदेश अध्यक्ष में भी उनका नाम आया था लेकिन वो नहीं मिला। अब उनकी चर्चाएं थी कि वो पानीपत शहरी सीट से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं, वो खुद इनकार कर चुके हैं। तो हो सकता है पार्टी की कुछ स्ट्रेटजी है या पार्टी ने जो इंटरनल जो सर्वे करवाया है दावेदारों को लेकर, उसमें किस तरह की रिपोर्ट्स आई होगी, उसके बाद क्या क्या कुछ निर्णय लेंगे, तो पार्टी का मैटर है। बात हरियाणा में कांग्रेस की जाए, जिस स्ट्रेटेजी पे राहुल गांधी ने 2024 का इलेक्शन लड़ा, सड़क पर उतरकर उन्होंने पूरी मेहनत की, उसी स्ट्रेटेजी के साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी चल रहे हैं। तमाम हरियाणा माँ के हिसाब की यात्रा कर रहे हैं और उनकी यात्राओं में जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है, जो लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई भी दे रहा है। क्या इसका रिजल्ट हरियाणा में कुछ तब्दीली लेकर आएगा? कहा यह जा रहा है जो सर्वे निकल कर आ रहा है वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव सर्वे आ रहे हैं। देखिए क्या होता है अल्फराज जी, जिस तरह से 10 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ विषयों को लेकर में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। हरियाणा में मौजूदा में जो सरकार रही है उसके फैमिली आईडी का मैटर है, प्रॉपर्टी आईडी का, पेंशन और राशन कार्ड के जो मुद्दे हैं ये काफी उलझे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पोर्टल लागू किए गए थे उसके बाद जो आम पब्लिक है जिनको इन योजनाओं का फायदा मिलना था वो लटकी हैं, उनको देरी से हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। तो ये नाराजगी जो हम भी धरातल पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वहां से भी ये सामने आती है कि लोग इससे नाराज है। दूसरी जो नाराजगी है कि एक रोजगार को लेकर जो है बड़ा विषय है कि रोजगार उतनी संख्या में नहीं मिले हैं लोगों को, यहाँ से युवा जो है बड़ी संख्या में विदेशों में पलायन करे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो नाराजगी जरूर रहती है और वो नाराजगी कहीं ना कहीं झलकती भी है। हालांकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का, देखिए ये दीपेंद्र हुड्डा अपनी यात्रा कर रहे हैं, उधर से मुख्यमंत्री नायब सैनी जो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं, तो तमाम अपनी अपनी बातें उनकी तरफ से रखी जाती हैं। वो बात अलग है कि जनता किस नेता के किस बयान पर, किस भाषण पर कितना यकीन रखती है, क्योंकि आज वोटर बहुत समझदार है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो
पीछे किसी ने क्या बयान दिया है उसको भी तुरंत जो है लोग सर्च कर कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहले ये कहा गया था, अब ये कह रहे हैं। तो अब आसान नहीं है कि मतदाताओं को या आमजन को नेता जो है अपनी लच्छेदार बातों में उलझा पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है, जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तमाम तरीके की कार्रवाई चल रही है, ईडी के समन पहुंच रहे हैं उनका, तो इस पर कुछ चुनाव पर असर पड़ेगा? ये हालांकि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से तो यही कहा गया है कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और अपना काम कर रही है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जब किसी नेता का नाम इस तरह के किसी बड़े मामले में आता है या उनको जांच का सामना करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है उसका असर जरूर जो है चुनाव कैंपेन पर, उनकी छवि पर पड़ता जरूर है, चाहे वो कम हो या ज्यादा। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार को लेकर है या हरियाणा के लैंड माफिया को लेकर है, जाहिर सी बात है कि कुछ असर जरूर दिखाएगा, क्योंकि हरियाणा में बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जो उस समय ये जो फर्जी जो वो सब काम हुआ था CLU वाला, उसकी वजह से वो किसान उनको नुकसान हुआ, वो आंदोलनरत हुए। जाहिर सी बात है कि जो पुरानी चीजें कुरेदी जाती हैं तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। जरूर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में महेंद्र जी थे, उन्होंने बताया हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं क्या चल रही हैं, बाजार में क्या है, जिस तरीके से उम्मीदवारों को लेकर जो चर्चाएं हैं बैठ के की जा रही हैं, उसमें कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, दुष्यंत चौटाला और ये तमाम जो बड़े बड़े दल है हरियाणा में, वो चुनावी दंगल में किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी कीमती राय जरूर दीजिए और आने वाले वक्त में कौन हरियाणा की सत्ता पर विराजमान होगा अपना कमेंट जरूर मेंशन कीजिए। देखते रहिए हरियाणा आज। बहुत शुक्रिया।